बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज से 2 दिन पहले शहरियार अफरीदी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि इमरान खान जो है वो मुज़ाकरात के लिए राज़ी हैं, लेकिन मुज़ाकरात जो हैं वो DGI के साथ किए जाएंगे, आर्मी चीफ के साथ किए जाएंगे। इसमें उन्होंने पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की बात नहीं की। तो इसके ऊपर बहुत सी बातचीत हुई, बहुत से प्रोग्राम्स के अंदर बातें इस पे होना शुरू हो गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्यों क्लेम कर रही है कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। आज के दिन शिबली फराज साहब से मंसूब खबर ये चल रही है कि अडयाला जेल से बानी PTI इमरान खान ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का इंदिया दे दिया है। अब पिछले 1 हफ्ते का अगर मंजरनामा देखा जाए तो 1 हफ्ते में मुख्तलिफ शहमगोइयों में, बाज़ गश्त में, सरगोशियों के अंदर एक दूसरे को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की बातें हो रही थी। उसमें पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स भी मौजूद थे, उसमें पाकिस्तान के बिजनेस टाइकून्स भी मौजूद थे, और उसमें वो तमाम स्टेक होल्डर्स थे जो मुख्तलिफ तबका ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं और जिनका बयानिया ये था कि पाकिस्तान में बेहतरी के लिए इम्कानात रोशन करने चाहिए। इस वक्त जो हम मुआशी गिरदाब के अंदर फंसे हुए हैं, इससे बाहर निकलने का रास्ता अपनाना चाहिए। कल के प्रोग्राम में हमने इसके ऊपर डिस्कशन भी की कि सकूत क्यों एक तारी है। वो जो इस बात का इरादा कर चुके थे कि ईद उल फितर के फौरी बाद ही अवामी सियासत होगी, धरने होंगे, इज्तिमात होंगे और महंगाई के खिलाफ एहतजाज होगा और ये नताइज के खिलाफ एहतजाज होगा, लेकिन उन सब के ऊपर सकूत क्यों तारी हो गया? ये बादल जो है ये खतरे के हैं या फहमो तफहीम से आगे बढ़ने की बात है? अब इसके पीछे की मंतक क्या है? प्रोग्राम का आगाज़ इसी बात से करते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात का जो इशारा दिया गया है उसके पीछे वजूहात क्या होंगी और उसका बेनिफिशरी कौन होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। यासर साहब, उसका बेनिफिशरी जो है वो पाकिस्तान होगा, उसके बेनिफिशरी पाकिस्तान की अवाम होगी, उसका बेनिफिशरी पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम होगा, उसका बेनिफिशरी पाकिस्तान का जमहूरी इस्तेहकाम होगा, सियासी इस्तेहकाम होगा। अगर आप कहें कोई एक शख्स होगा, कोई एक सियासी जमात होगी, कोई एक अदारा होगा, तो बिल्कुल ये बात मैं बिल्कुल क्लियर कह रही हूँ, यह गलत है। सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद कोई सियासत, उसके बाद कोई अदारा, उसके बाद कोई जमात, उसके बाद कोई और चीज़। तो चीज़ें बड़ी क्लियर और वाज़े एक चीज़ नज़र आ रही हमें, और मेरी समझ से बाहर है कि पता नहीं क्यों सुबह से जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, हम उन चीज़ों को उस तरीके से क्यों नहीं देख रहे, हम उस जाविये पे क्यों नहीं जा रहे। मैंने अब तक कोई 22 प्रोग्राम देखे हैं टीवी के, 22 के 22 प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाई जा रही हैं, 22 के 22 प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ बातें की जा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जनाब मुज़ाकरात होने नहीं चाहिए थे, कुछ लोग कहते हैं जनाब पहले कहा था सियासी जमातों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब क्यों हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जनाब नहीं, लगता है कि अंडरग्राउंड को डील हो गई है, ये अपने बयानिए से हट गए हैं। अच्छा, कोई ये बात नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के लिए क्या ज़रूरी है। कोई शख्स ये बात कहने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं है। ये हमारे साथ वही हो रहा है यासर साहब कि हम गज़ा की मजम्मत करते हैं लेकिन इसराइल का नाम नहीं लेते, हम गज़ा के शहीदों की बात करते हैं लेकिन इसराइल का नाम नहीं लेते कि इसराइल ने ये किया। ये नाम लेता देखे आपने कोई लीडर? ये सेम सियासत में भी यही हो रहा है। और भाई सबसे पहले पाकिस्तान है, हमें पाकिस्तान को देखना है, हमें पाकिस्तान को लेकर चलना है। पाकिस्तान से हटके ना कोई चीज़ थी, ना है और ना कोई होगी। और यासर साहब, हमने ही अपने प्रोग्राम में कहा था कि बात चल रही है। मैं आपको ये बता दूं, ये बात 21 अप्रैल से चल रही है। अच्छा जी, ठीक है। इसको मुख्तलिफ जावियों से देखा जाए, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जगह पे जा रहे। मेरे पास तो ये है कि 21 अप्रैल को जिस दिन इलेक्शन थे, एक तरफ इलेक्शन थे तो दूसरी तरफ कोई शख्सियत किसी से मुलाकात कर रही थी, और उसके बाद भी 2 मुलाकातें हुई। बाद TOR तय हो रहे थे कि TOR क्या होंगे, ऐसे TOR हों जिससे किसी को शिकायत ना हो। लेकिन बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान अपने असूल पर खरे थे, खरे हैं, मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, खरे रहेंगे। उन्होंने कोई गैर कानूनी बात नहीं की। ये आपको उन्होंने कहा ठीक है जी, आप इलेक्शन की बात कह रहे हैं जी, हम धांधली, आप फैसला 1 माह में करा दें ना, फैसला कानून है ना। आपने 10
बेंच बनाए हैं, 15 बना दें, दिन में 3 देखें यार, बड़ा सिंपल सा है ये। हाँ, आरओ को बुलाएं, चेक करें, हाँ भाई ये फॉर्म 45 आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर का साइन है जी जनाब मेरा है, ठीक है ओके, तो फिर इसकी मुताबिक गिनती करें, नहीं है तो फिर उसके मुताबिक गिनती फारिग करें, यस नो करें, यस नो करें, यस नो करें, इस तरह करके फारिग करें। क्यों हम इतना लंबा कर देते हैं? हम अगर किसी को स्टे देते हैं तो पता चलता है हुकूमत ख़त्म होगी, वो स्टे पे चल रहा है। अगर हम किसी का केस लगाते हैं पता चलता उसका फैसला उस वक्त आया जब दूसरी हुकूमत आ गई। हम क्यों ऐसा करते हैं? इस पर हम क्यों नहीं बोलते? नहीं, आपको लगता है ये मंतकी अंजाम तक ये तरीक़ाकार पहुंचेगा कि जब आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हो कि सभी मुलव्वस हैं और फिर आप ये भी कह रहे हो कि तहकीकात करवा दें? बात यह है कि जब हालात बदलने लगते हैं ना, जब मैंने इस मुल्क के अंदर बहुत सी चीज़ें देखी हैं, मैंने लोगों की जलावतनी देखी है और उनकी जलावतनी पर मैंने यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि कोई सोच नहीं सकता। मैंने लोगों को सजाए मौत के अहकामात जारी होते देखे और उसके बाद अचानक चौधरी परवेज़ रही और चौधरी शुजात हुसैन के घर से ही उन लोगों के सामान एयरपोर्टों की तरफ जाते भी देखे। मैंने यहाँ पर ऐसा भी देखा है कि किसी को कई लवाजमात से नवाजा जाता था, फिर उन लोगों को मैंने इक़्तिदार के ईवानों में बैठे भी देखा है। मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत से लोगों को ये कहकर इक़्तिदार से लैदा कर दिया गया था कि ये सिक्योरिटी रिस्क है, फिर उन लोगों को मैंने वज़ारत उस्मा की कुर्सी पर भी देखा है। तो कौन सी चीज़ अनहोनी है, कौन सी चीज़ नहीं हो जाती? क्या गुजरांवाला के जलसा में जो तकरीर हुई थी वो छोटी थी? क्या लाहौर के एक कन्वेंशन के अंदर लगने वाले नारे आप भूल गए हैं? क्या बहुत से जगहों पे होने वाली बहुत सी गुफ्तगू आप भूल गए हैं? क्या लंदन में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसें आपको याद नहीं है? क्या आपको बहुत सी जगहों पे होने वाले बहुत से मामलात आपको याद नहीं है? क्या आपको मंजूर पशीन से लेकर दीगर मामलात लोगों की चीज़ें याद नहीं है? क्या असम्बली के अंदर होने वाली तकारीर आपको याद नहीं है? क्या आपको बहुत से ऐसे मामलात जिसमें कहा जाता था फ़लाँ बुरा है फ़लाँ बुरा है, वो आपको याद नहीं है? क्या कई बहुत से अहम तरीन ओहदों पर बैठे अफराद को वज़ीर आज़म फारिग करने के लिए वज़ीर आज़म हाउस और ईवान सदर में जाते थे? क्या आपको याद नहीं है? लेकिन तो उसके बावजूद क्या वो लोग सियासत में नहीं है? क्या वो लोग इक़्तिदार में नहीं है? मेरा एक सवाल सर ये है, ये तो सिस्टम है, ये सिस्टम ही है जो चलता हुआ आया। कुछ लोग कहते हैं हम इस सिस्टम के खिलाफ हैं। अगर वही उस सिस्टम के पैरामीटर्स पे ही चलेंगे तो फिर नया सिस्टम क्या होगा? ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है, हो सकता है कि उस सिस्टम की तब्दीली के लिए बहुत कुछ हो सकता है हर शख्स को अपने दायरे इख्तियार में रहने के लिए सब कुछ हो रहा हो। मुझे एक बात बताएं, हम किसी सिस्टम को दावत सिस्टम हो तो नहीं आता, तुम मैं वो ये आप मैं ये वो ये हम सब दावत देने जाते हैं ना। मुझे याद है मैंने बहुत से चेहरे देखे हैं, खुदा की कसम मैंने एक ऐसा शख्स देखा जो इस वक्त हुकूमत के अंदर पंजाब हुकूमत में बड़ी अहमियत रखता है, जब वो पोजीशन में था उस वक्त भी अहमियत रखता था। आप इशारा समझ चुके हैं मेरा। शहबाज शरीफ साहब के पास भी बड़ा करीबी तल्लक है उनका। तो मुझे याद है कि मैं एक बीट करता था, तो मैंने उस बीट पे जब एंटी करप्शन के दफ्तर में गया, चले मैं नाम दे देता हूँ, तो एंटी करप्शन के एक बड़े आला अफसर थे, तो वो रेड करने जा रहे थे उसके इलाके की तरफ के नजायज़ ज़मीन कोई उनके पास है, कसूर की तरफ, यार पता नहीं कौन सा इलाका होगा। तो उसी वक्त कोई कॉल आई, उनका कहा गया भाई इसकी तरफ नहीं जाना। और भाई हाँ ये बहुत सी जगहों पे होता। फिर मैंने तहरीक इंसाफ के भी कुछ ऐसे लोग देखे जो घर के बेटी थे और जाके चीज़ें पहुंचाते थे। मैंने मुस्लिम लीग नून के अंदर से बहुत से लोग देखे, मैंने पीपल्स पार्टी के अंदर से देखे, मैंने इवन जमात इस्लामी के अंदर से देखे, मैंने उसके अलावा और बड़ी सियासी जमातें जिसके अंदर से मैंने ये सारा कुछ देखा। तो ये होता है सारा कुछ। अब मुझे एक सब सिंपल सी बात बता दें, आज से 15 दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब, जवेद लतीफ़ साहब क्या कहते थे, 3 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी क्या थी। तो हम ये कह दें कि यार देख निज़ाम को तो बदलना होगा। आज ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान क्या जुडिशरी के ज़िम्मेदारान ने आज ये बात की है ना। हमें अशख़ास से निकल के हमें अपनी मंजिल की तरफ जाना पड़ेगा, हमें असल इंसाफ की तरफ, असल निज़ाम की तरफ जाना पड़ेगा। अगर हम नहीं जाएंगे तो कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। आखिरकार जमूत तो टूटेगा ना, आखिरकार सब चीज़ें तो होंगी ना। क्या इकरार नहीं किया राना सनाउल्लाह साहब ने कि हम नहीं समझते थे
कि बानी पीटीआई जो है वो जेल काट सकते हैं, यही कहा था ना उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने काट के दिखा दी। क्या ये इल्ज़ाम नहीं लगता था कि जनाब उनके कमरे से ये फला नशा निकला है? क्या ये इल्ज़ाम नहीं लगता था कि वो 2 घंटे भी इसके बगैर नहीं गुजार सकते? कई माह गुजार लिए हैं, कोई एक चीज़ दिखा दे उनकी, कोई एक चीज़ दिखा दे। आपने गर्मी में भी उन्हें रखा, आपने सर्दी में भी उन्हें रखा, आपने सख्ती भी की, आपने सब कुछ करके देख लिया, आपने सजा भी दे के देख ली, आपने मुसलसल सजाओं का बाजार भी लगा के देख लिया, आपने उन्हें इस तरह रख दिया कि कोई उनसे मुलाकात भी ना करे, आपने खुले आसमान से लेकर अंधेर नगरी में भी रख दिया, अंधेर कोठरी में भी रख दिया, लेकिन क्या आप तोड़ सके? क्या आप अवाम को उनसे दूर कर सके? तो ये बात समझ आ गई है। नवाज शरीफ से भी अवाम को दूर नहीं कर सके, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से भी अवाम को दूर नहीं किया जा सका। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, हमें माननी चाहिए, जो चीज़ें हमें माननी चाहिए और उस पर होना चाहिए। और अगर अब कोई सिमत बन रही है, इसका वैसे जो सिमत का तयन है ना, हम अपने प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं, 5 मई को एक बैठक होगी और उसके बाद 9 मई के बाद बैठक होगी। अगर 5 मई की बैठक कामयाब होगी तो 9 मई के बाद आपको एक बड़ा रिलीफ मिलेगा। अगर 5 मई की बैठक कामयाब ना हुई तो 9 मई के बाद आपको बहुत कुछ होता मिलेगा, किसी भी तरफ से हो सकता है। ये मैं आपको, हमारा काम है खबर को देना। तो उसमें फलाह तो दिखाई नहीं देती, पर आपको नज़र नहीं आता। आपको तो ये भी कुछ दिन पहले नज़र नहीं आ रहा था, कुछ दिन पहले कि कोई मुज़ाकरात की टेबल सजेगी, कुछ दिन पहले तो ये भी चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्हें वज़ीर बना दिया जाएगा सदर। कुछ दिन पहले तो ये भी, कुछ महीने पहले तो यही चीज़ें चलती थी कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। उस वक्त नज़र तो लोगों को बहुत कुछ नहीं आता था, लेकिन वो हो गया जो नज़र नहीं आता था। राना सनाउल्लाह को फारिग करने का फ़ैसला हो चुका था, मियाँ जोए लतीफ़ के खिलाफ एक्शन का फ़ैसला हो चुका था, जिन्होंने एक्शन लेना था वो खुद अपनी सीट से जा रहे हैं। तो आप किस तरह समझते हैं कि ये बहुत सी चीज़ें जो नहीं होनी थी वो हो गई ना? तो ये सारा कुछ चलता है। बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार थे, जरदारी साहब सदर बन गए। क्या नहीं हुआ ये तो पीपल्स पार्टी नॉन लिंक दोनों घरों में ये सारा कुछ हुआ ना। एक जगह बड़े को फारिग किया गया, एक जगह बड़े को रख लिया गया। अब और कितने फारिग किए जाएंगे या कितने रख लिए जाएंगे, इसमें मज़ीद बात होती है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं नाज़रीन, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मुज़ाकरात की जब बात हो रही है तो मुज़ाकरात में कौन कौन शामिल होगा, ये एक बात है। राउंड तो शुरू हो चुका। अब इस राउंड में क्या तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स एक जगह पे बैठेंगे या फिर उसके अंदर पिक एंड चूज़ किया जाएगा? बहुत सारे लोग तहफ़्फ़ुज़ात रखे हुए हैं, बहुत सारे लोग इबहामात के ऊपर बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोग अगली हिकमत अमली को तय करके अपनी समत का तयन कर रहे हैं। तो किस तरफ को किसने चलना है, इस पर बात करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कामरान साहब, बात हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये मुज़ाकरात करेगी और उसके लिए TORs तय किए जा रहे हैं। सुनने में ये है कि मुज़ाकरात के लिए वफूद जो हैं वो तश्कील पाए और हुकूमती वज़रा जो थे, जिनमें बिलखुसूस नाम इसहाक डार साहब का भी लिया जाता है कि उनकी भी बहुत सी काविशें हैं कि उन्होंने इसके ऊपर माइल किया है कि हमें पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। आपको ये जो बाज़गश सुनाई देती है, इसमें हकीकत कितनी दिखाई देती है और इसका मंतकी अंजाम क्या देखता है? देखिए, 2 बातें आ रही हैं। एक तो शहरियार साहब की तरफ से आया था कि वो एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने की थी। तो अगर उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं तो एस्टैब्लिशमेंट तो कहीं पे दस्तूर में डिफाइंड नहीं है। फिर ये जो जितनी वो समझते हैं जो तो फिर तो सारी जीरो हो जाती। हाँ, अगर पॉलिटिकल पार्टीज बैठती हैं और उसके नतीजे में एक दूसरे को स्पेस देते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं हुआ करती। पाकिस्तान में इशू यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बैठती आपस में। अगर बैठती हैं तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठती हैं और एक पार्टी जब एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठती है तो दूसरे का बाजू मरोड़ने के लिए।
और जब तक ये रवश ख़त्म नहीं होगी, जब तक ये 19-20 का फ़र्क इस तरह से नहीं निकाला जाएगा, ये निकालने का अमल ख़त्म नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक जो है वो पाकिस्तान के मसाइल हल होने की तरफ नहीं जाएंगे किसी कीमत पे भी। हमने अगर मामला को दुरुस्त समत में लेके चलना है तो दस्तूर हमारे पास जो है वो सीधा रास्ता है, दस्तूर को पकड़े और उसके परसुस में जो है वो आगे बढ़ते चले जाए। अच्छा कामरान साहब, क्या आपने बड़ी सी बात की कि दस्तूर को पकड़ें, क्या कोई ऐसा माहौल आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है या आने वाले वक्त में बन सकता है जिसपे तमाम सियासी स्टेक होल्डर एक बेंच पे बैठकर, एक टेबल पर बैठकर फैसला कर लें कि हमने जमहूरी अमल को आगे लेकर चलना और साफ़ और शफाफ इंतखाबात कराने हैं? क्या इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये किसी वक्त हो सकता है? कि अगर हमने पाकिस्तान को बताना है, ये शायद हम बिल्कुल एज पे आ गए। पाकिस्तान में असल इशू यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बैठती आपस में। अगर बैठती हैं तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठती हैं, और एक पार्टी जब एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठती है तो दूसरे का बाजू मरोड़ने के लिए। और जब तक ये रवश ख़त्म नहीं होगी, जब तक ये 19-20 का फ़र्क इस तरह से नहीं निकाला जाएगा, ये निकालने का अमल ख़त्म नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक जो है वो पाकिस्तान के मसाइल हल होने की तरफ नहीं जाएंगे किसी कीमत पे भी। हमने अगर मामला को दुरुस्त समत में लेके चलना है तो दस्तूर हमारे पास जो है वो सीधा रास्ता है, दस्तूर को पकड़े और उसके परसुस में जो है वो आगे बढ़ते चले जाए। अच्छा कामरान साहब, क्या आपने बड़ी सी बात की कि दस्तूर को पकड़ें, क्या कोई ऐसा माहौल आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है या आने वाले वक्त में बन सकता है जिसपे तमाम सियासी स्टेक होल्डर एक बेंच पे बैठकर, एक टेबल पर बैठकर फैसला कर लें कि हमने जमहूरी अमल को आगे लेकर चलना और साफ़ और शफाफ इंतखाबात कराने हैं? क्या इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये किसी वक्त हो सकता है? कि अगर हमने पाकिस्तान को बताना है, ये शायद हम बिल्कुल एज पे आ गए। और अगर हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि हमारा मुल्क बच जाए और हमारा मुल्क जो है वो प्रॉस्पर करे, उसके बाद अल्टीमेटली, तो इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इस मुल्क का असल इशू ये है कि हम से भी कोई पार्टी अपनी पावर नहीं छोड़े, उसके लिए गैर जमहूरी रवैये हमारे होते हैं। हम जिस एक्सटेंट तक जा सकते हैं हम जाया करते हैं। किसी एक पार्टी पर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, ओवरऑल जो है ये मसला है हम सबका। और जब तक ये ओवरऑल मसला ख़त्म नहीं होगा, हम ये तय नहीं कर लेंगे कि नहीं, जिसके पास मैंडेट है वो उसी को हुकूमत करने का हक है। कामरान साहब, जब आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और आप कहते हैं कि इनकी इंटरवेंशन की वजह से बहुत सी नशिस्तें आप लोगों के हाथ से गईं जो इस वक्त हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब डायलॉग्स होंगे तो डायलॉग्स के पैरामीटर्स क्या होंगे जिनकी बुनियादों के ऊपर टेबल के ऊपर बैठा जा सकता है? देखिए, इस वक्त तो बुनियादी बात लेजिटिमेसी की है। आया इनके पास लेजिटिमेसी है? इवन मैं इस वक्त मुल्क से बाहर हूँ और यहाँ पे भी जो है वो सारे पाकिस्तानी लेजिटिमेसी का सवाल करते हैं और ये जानते हैं, ये मानते हैं कि लेजिटिमेसी जो है इस हुकूमत के पास नहीं। बहरहाल वो कहेंगे कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, उनका यकीनन कहना भी यही होना चाहिए कि मैं गलत कह रहा हूँ, मगर इस मामले को कहीं ना कहीं पे तय करना होगा। कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म जो है हमको ड्रॉ करना होगा जिसके नतीजे में अगर ये हुकूमत दुरुस्त है तो फिर इसके पास लेजिटिमेसी होनी चाहिए, और अगर लेजिटिमेसी नहीं है तो फिर इसको हुकूमत से अलग हो जाना चाहिए। ये मेरा ख्याल है नुक्ता आगाज हो सकता है। इसके ऊपर मौजूदा हुकूमत को और उसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट को ये कुर्बानी देनी होगी, वरना हम तकरीबन आखिर पे आ चुके हैं। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, इरफान सिद्दीकी साहब मुज़ाकरात के लिए इस वक्त बात कर रहे हैं और बहुत उनके हवाले से शोर भी मचा हुआ, उन्होंने ख़ुद भी बहुत सी जगहों पे ये बात किया, इवन सेनेट में भी की है, क्योंकि आप अक्सर से बाहर हैं। इरफान सिद्दीकी साहब को आप जानते हैं कि वो बड़े मियाँ साहब के बहुत करीब हैं। आप समझते हैं कि वो जो बात कर रहे हैं वो पार्टी की बात है या उनकी ज़ाती हैसियत से बात हो सकती है? देखिए, हमारे यहाँ पार्टी से मुराद जो है वो पार्टी लीडर ही हुआ करता है, और इससे जो ना आप अंदाजा कर लीजिए कि ये बात किसकी बात है। अदरवाइज इरफान सिद्दीकी साहब की जगह पे फर्ज करिए मैं होता तो शायद मैं ये बात न कर पाता, अगर क़यादत की बात तो बाकी आप खुद भी समझदार हैं। हम ये समझ लें कि इरफान सिद्दीकी साहब खुद नहीं बोल रहे, क़यादत के हुक्म पर वो बात कर रहे हैं ना? असल क़यादत की।
असल क़यादत के ऊपर। अच्छा कामरान साहब, अब सवाल ये है कि ईद के बाद एक राउंड चलना था और पै दर पै जलसों के बारे में पेशीन गोइयाँ की जा रही थी, लेकिन पेशीन के बाद हमने कोई ऐसा मंजरनामा नहीं देखा। वो इलेक्शन की कैंपेन जो चली, जो दीगर जमातों ने चलाई, उसमें JUIFA का एक जलसा देखा। क्या आप पे भी पाबंदियां हैं, आपको भी इजाज़त नहीं मिल रही, या फिर किसी मसलहत के तहत कुछ देर के लिए तवक्कुफ़ किए हुए? नहीं, दो मौलाना चले गए थे, रियाज में थे, वो अपना राब्ता आलम इस्लामी का इजलास था, तो वो 3-4 दिन जो है ना वो मुल्क से बाहर थे। आ गए हैं, एक दिन हो गया, आ गए, पहुंच गए हैं। 2 मई को हमारा कराची में जलसा है। चल तो आपको नहीं, आपका जो 2 मई में कराची वाला जलसा है, आपको उसकी इजाज़त मिली हुई है? मिल जाएगी, नहीं तो जनून भी जो बगैर इजाजत के जलसे कर रही। अच्छा, ये बड़ी हैरानगी वाली बात है कि जिनको ये इजाज़त ना भी दे, वो अभी पूछा गया हाई कोर्ट से कि फ़लाँ एक सियासी जमात, उसने कहा जी बगैर इजाज़त के जलसा कर लिया, तो उन्होंने कहा बाकी PTI को बगैर इजाज़त जलसा करने दें। उन्होंने ये भी पूछा, उन्होंने कहा जी आपने डंडे बरसाए उन पे, आपने पुलिस का इस्तेमाल किया, तो आगे से कहा गया जी नहीं, उन्होंने कहा फिर इनको भी करने दें, तो उस पर उन्होंने कहा नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सारे सियासी इख्तलाफात और सियासी नफरत कब ख़त्म होगी? ये हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुका है। वो जितनी वुसअत हम में हुआ करती थी, वो कंजेशन आ गया उसकी जगह पे। और कंजेशन जो है वो ये नहीं कि दूसरी तरफ आया या हमारे मुखालफों में आया, ये सब में है तकरीबन। वो कंजेशन को दूर करने के लिए जब दूसरी पार्टी, जो दूसरी तरफ के लोग थे, वो जब हुकूमत में थे, तो इसी तरह से हमारे साथ तो मारपीट भी होती। और इसी तरह से अब मैंने आज सुना है कि 144 की वायलेशन में उन्होंने 188 वो पर्चा कर लिया। 500 रुपए जो है मैक्सिमम उसका जुर्माना हो सकता है, या शायद 1 महीना कैद भी है। अल्टरनेटिवली जो है ना दोनों सजाएं हैं। तो उसमें शोएब शाहीन साहब भी शामिल हैं, उमर अयूब साहब भी शामिल हैं। कर क्या रहे हैं? मेरा ख्याल है कि ये अब इस तरह से जो ना ये छोटी छोटी हरकतें हमको खत्म करके आगे चलना चाहिए। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। हम वो छोटे छोटे स्टॉप्स पे पैसेंजर ट्रेन की तरह अड़े हुए हैं, फंसे हुए, निकल नहीं पा रहे हैं आगे। कामरान साहब, बहुत सी जगहों पे तैनातियों के हवाले से जो इख्तियारात वज़ीर आज़म के पास हुआ करते थे, वज़ीर आज़म ने वो इख्तियारात जो हैं वो वज़ारतों को मुंतकिल कर दिए हैं और ब्यूरोक्रेसी को, सेक्रेटरीज़ को मुंतकिल कर दिए हैं। इससे आप अच्छा तासुर समझते हैं या इससे वज़ीर आज़म का बेख्तियार होना समझते हैं? बहुत कुछ उन्होंने सरेंडर कर दिया, और अगर सरेंडर ना करते तो फिर उनको खुद को सरेंडर करना पड़ जाता। तो आप पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं इसलिए सब कुछ कह सकते हैं। आप कह सकते हैं जी, और आप वो भी कुछ कह सकते हैं जो नहीं भी कहा जाता। कामरान साहब, तो ये सरेंडर करने का रिवाज और ये रीत कब खत्म होगी? आदमी वही है जो सरेंडर करता है, जो नहीं सरेंडर करता वो पार होता है। कामरान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंदोखेल साहब, वो ये समझते हैं कि अगले 3 महीनों में जो नवाज़ शरीफ साहब हैं वो शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत से निकाल ले जाएंगे और यही उन्हें अपनी सियासी बका दिखाई दे रही होगी। क्या आपको ऐसा मंजरनामा या ऐसा कोई एग्रीमेंट दिखाई देता है? मुझे लगता है कि अगले 6 महीनों में पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग से जान छुड़ा रही, मुझे ऐसा मंजरनामा दिखाई देता है। आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी हुकूमत से मुस्लिम लीग नून से जान छुड़ा लेगी, तो फिर तो नून लीग भी गई ना। फिर हम ये कह सकते हैं कि अगले 6 माह में हुकूमत चली जाएगी। जाए या ना जाए, कि कोई ऐसा अलायंस बन जाए, कोई और, इस मुल्क में सब कुछ हो जाता है, तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। मगर अगले 6 महीने में मेरे अंदाजे के मुताबिक एक सियासी अंदाजा है, पीपल्स पार्टी को नून लीग से जान छुड़ा ली। सियासी अंदाजा है या जहां बैठे हैं वहां की खबर है? खबर मेरे पास नहीं होती। नहीं, अच्छा, तो फिर आपको ये लगता है कि जो ऑफर होती है। क्या कह रहे हैं सर?
मैंने कहा वाडा साहब के पास खबरें होती हैं इंफॉर्मेशन बेस्ड, मेरे पास तो अंदाजा होता है। अच्छा, आप ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी अभी उन्होंने जो इंकशाफ किया कि हुकूमत बनने से पहले उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहा था कि अगर आप हुकूमत नहीं बनाना चाहते तो बिलावल को वज़ीर आज़म बनाएं, तो बैरिस्टर गौहर ने बात करके वापस ये बताया कि इमरान खान साहब नहीं माने, तो क्या ऐसा पैचअप आपको दिखाई देता है फिर सियासी अंदाज़ा ही अगर आप कहें तो? पीपल्स पार्टी ने अपने मकासद हासिल कर ली, जो मुमकिन तौर पे जिन चीज़ों में परमानेंस है वो उन्होंने ले ली है। अब उसके बाद वो इससे आगे जो है ना वो बढ़ना चाहेंगे। आगे बढ़ने के लिए जो है ना वो नून स्पेस नहीं देगी, दे नहीं सकेगी, तो उनको फिर कोई ऐसा रास्ता यकीनन इस्तेमाल करना होगा जिसके नतीजे में नून बाहर और पीपल्स पार्टी पूरी अंदर होगी। उसके साथ कौन होगा ये वक्त बताएगा। अगर नून बाहर हो जाती है तो फिर उसके बाद तो तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी जमातें रह जाती हैं। तो नून को पहले कहा था क्या मिलजुल के अब शायद नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग से अगले 6 माह में जान छुड़ा लेगी और मुकम्मल तौर पे हुकूमत के अंदर इन हो जाएगी। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़िर इस पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले कामरान मुर्तज़ा साहब से हम बात कर रहे थे। अभी जो डायनामिक्स हैं पॉलिटिक्स के पाकिस्तान के, वो जिस हद तक तब्दील हो रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे आपको कुछ नया सुनने को मिलता है और कभी कभार जो कान है, जो समात है आपकी, वो उस पर यकीन नहीं करना चाहती। साज़ एक सा है, आवाज़ें मुख्तलिफ हैं। अब साज़ में जो उतार चढ़ाव है वो सुनने वाली समात के ऊपर किस हद तक असरअंदाज हो रहा है। कुछ समातें बेजार हो चुकी हैं, उन्हें कोई शगफ नहीं है कि क्या हैपनिंग हो रही है क्या नहीं हो रही। उन्हें ये लगता है रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ भी खबरें पहुंचाई जाएं, कुछ असर नहीं होने वाला, कुछ बेहतरी नहीं होने वाली, कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ बतौर ख़बर है और ख़बर बतौर अफवाह, लेकिन उनमें हक़ाइक़ अब जन्म लेना शुरू हो चुके हैं और रफ्ता रफ्ता ये जो हक़ाइक़ जन्म लेंगे, इससे आने वाले दिनों का मंजरनामा जो है वो सियासी तौर पे माहौल किस हद तक गर्म होगा। इसी को लेके बात को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। शर्मिला फारूकी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शर्मिला फारूकी साहिबा, अगर बात का आगाज़ करूँ तो अभी ब्रेक से पहले कामरान मुर्तज़ा साहब साथ मौजूद थे और उन्होंने एक सियासी पेशीन गोई की है। वो ये कहते हैं कि अगले 6 माह में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग से अपनी राहें जुदा कर लेगी। अब ये इसका जवाब नहीं वो दे पाए कि क्यों करेगी, लेकिन क्या आप समझती हैं कि ऐसा कोई मंजरनामा बन सकता है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मुझे नहीं पता कि किस पस मंज़र में कामरान मुर्तज़ा साहब ने ये बात कही है, या ये उनकी ख्वाहिश है या कुछ और, आई डोंट नो। लेकिन मेरे लिए बड़े अचंभे की बात है कि मुल्क में इतने दरपेश मसाइल हैं, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, इस वक्त गंदम की कसरत है, किसान रो रहा है, सड़क पे आ गया है, इतने सारे मसाइल हैं इस मुल्क के अंदर, लेकिन उनको ये फिक्र पड़ी है कि पीपल्स पार्टी कब छोड़ेगी हुकूमत और कब नहीं छोड़ेगी। दिस इज नॉट, शुड नॉट इवन बी हिज कंसर्न। और दूसरी चीज़ ये कि मैं अब इसका क्या आपको जवाब दूँ कि मुझे ये नहीं पता कि कल आप और मैं यहाँ होंगे कि नहीं होंगे, तो मैं तो कोई पेशन गोई नहीं कर सकती ना इस किस्म की। मैं आज की बात ज़रूर कर सकती हूँ कि एज ऑफ टुडे हम बिल्कुल स्टेबिलिटी चाहते हैं, हम चाहते हैं सियासी इस्तेहकाम हो। बल्कि अगर आप सदर ज़रदारी साहब की जो स्पीच है उसका मतन अगर आप निकालें जो उन्होंने जॉइंट सेशन से की थी पार्लिमानी साल के आगाज़ में 18 तारीख को, तो उसका मतन भी, और सबसे जो अहम इसके अंदर जो नुक्ता था वो यही था कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमने अपनी सियासी इख्तलाफात को एक तरफ रख के कौम के लिए काम करना है। आप प्रायोरिटी शुड बी पब्लिक नीड, लोगों की ज़रूरियात पूरे करने के लिए हम इस पार्लियामान के अंदर आए हैं और लोगों की नज़रें हमारे पर हैं। हमने देखिए पोलराइजेशन है पाकिस्तान में और बिलखुसूस नेशनल असेंबली के अंदर।
अलग जमातों की अलग हुकूमतें, अलग सूबों के अंदर कितनी पोलराइजेशन है, सियासी इख्तलाफात, लेकिन अगर हम इन द लार्जर इंटरेस्ट इन तमाम मामलात को, इख्तलाफात को एक तरफ रख के कौमी मामलात पे एक पेज पे आ सकते हैं और इस मुल्क के लिए कोई खिदमत कर गुजरें, तो ये मैं समझती हूँ तारीख में एक सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। अच्छा शर्मिला साहब, आपने दुरुस्त कहा, चले वो तो सोच थी जमीयत उलमा इस्लाम की, उन्होंने कहा, आपने कहा हमें नहीं पता उनकी सोच है, उनकी ख्वाहिश है क्या। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादर मंदोखेल साहब का ये कहना है कि 3 माह, मैक्सिमम 3 माह में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को हुकूमत से निकाल के ले जाएंगे। ये पीपल्स पार्टी के रहनुमा का कहना है। अगेन देखिए, मैं कोई इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर तो नहीं तबसरा कर सकती ना, मतलब जितने मुंह उतनी बातें, उनकी ख्वाहिश या उनका ख्याल या उनकी जैसे कहते हैं ना कि उनका सियासी जो जहन है वो ये कहता होगा, तो अब मैं इस पर क्या तबसरा करूं। देखिए, मैं आप मुझसे सवाल ये पूछें कि सदर जरदारी साहब क्या कहते हैं, सदर मुमलिकत क्या कहते हैं, आप मुझसे पूछें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं, दोज आर पॉलिसी डिस्कशन, पॉलिसी स्टेटमेंट। अब अगर हमारे कोई एक मेंबर या कोई एक, लेकिन अगर एक हफ्ता खामोशी रहे और फिर कोई मेंबर्स बोलें तो क्या हम भी फिर तबसरा ना करें? कौन मेंबर बोल रहे हैं? कादिर खान मंदोखेल आपकी मेंबर हैं। हाँ, तो मैंने तो सुना ही नहीं और मुझे से बहुत से लोगों ने सुना नहीं। अब वो किस टॉक शो में क्या बात करते हैं, उनको मॉनिटर, हर कोई एक दूसरे को मॉनिटर थोड़ी कर रहा होता है। अब वो दिन में 2 टॉक शोज करते हैं, मैं दिन में 2 टॉक शोज करती हूँ, इस तरह हमारे कोई 8-10 लोग हैं जो करते हैं। तो हम एक दूसरे जो बात कह रहे हैं, देखिए हम तो वो बात करते हैं जो हमारी पॉलिसी गाइडलाइन है, लेकिन उससे हटकर अगर मेरा कोई जाती राय हो या किसी और मेंबर का कोई जाती राय हो, तो मैं तो या ये वो मेरी राय पे या मैं उनकी राय पे तो तबसरा नहीं कर सकते। चलिए शर्मिला साहब, आप ये बता दें कि आपने आसिफ अली जरदारी साहब का हवाला दिया, वो सालहत के हवाले से उनका बड़ा एक किरदार है। आजकल मुसालहत के हवाले से, एक मेज़ पर बैठने के हवाले से और मुज़ाकरात, सियासी मुज़ाकरात के हवाले से काफ़ी बातें चल रही हैं, तो क्या इसमें सारा किरदार जरदारी साहब ने अदा किया और क्या इसमें कोई हकीकत आपको नज़र आती है? देखिए, मुझे अभी तक ना हमें कोई ऐसी ऑफिशियली कोई चीज़ कन्वे की गई है, ना मुझे कोई इस किस्म का कोई पेशरफ नज़र आती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, जिस तरह मैंने अभी आपसे पहले कहा कि सदर साहब बिल्कुल चाहते हैं कि सब मिल के साथ बैठें और मिल के काम करें, और इस मुल्क के अंदर जो पब्लिक नीड है, देखें ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त। आज जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि किसान पिस चुका है, सड़क पे आ गया है, क्योंकि आपकी केयर टेकर हुकूमत ने गंदम इम्पोर्ट कर ली, गंदम सरप्लस के अंदर पड़ी हुई है, किसान की गंदम खरीदी नहीं जा रही है, पैसे हेल्प नहीं कर रहा है, फेडरल गवर्नमेंट की कोई इसमें लेना देना नहीं है, वो खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए हैं। इसी तरीके से आज ये आप देखें, एक नया इशू आया था कि जी सोलर पैनल की इम्पोर्ट के ऊपर 30% सेल्स टैक्स लगा दिया जाएगा, जिससे तो इस मुल्क में सोलराइजेशन ही बैठ जाएगी, इंडस्ट्री बैठ जाएगी। आपके पास बिजली तो है नहीं, तो जब आप वो जो इकदामात निगरान हुकूमत में उठाए गए हैं, उसका मलबा किस पे रखें? उन्हीं पे ही? उनका मलबा उन पे ही रखेंगे ना जी, हम पे तो नहीं रखेंगे, या मैं तो उसकी जवाबदेह नहीं हूँ। लेकिन देखिए, इश्यूज बहुत हैं इस वक्त। आपके खित्ते में बड़े मसले मसाइल हैं, आपके अफगानिस्तान के साथ उतार चढ़ाव रहता है, आपका इंडिया के साथ मसला चल रहा है कश्मीर के हवाले से। आप इस वक्त ईरानियन सदर के दौरे के बाद आप देखिए कि हमने बात की है कि बायलैटरल ट्रेड $2 बिलियन से बढ़ा के $10 बिलियन तक लेके जानी है। खित्ते में हमें अमन चाहिए, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को जो उसमें पाक ईरान गैस पाइपलाइन होगी, बायलैटरल के अलावा गैस पाक ईरान गैस पाइपलाइन का मंसूबा है उसमें? देखिए, उस पर भी बात हुई है। अगेन एक कंटेंशियस इशू है, हम जो नॉन कंटेंशियस इशू है उस पर क्यों नहीं फोकस करते? ये कितनी अच्छी बात है कि $2 बिलियन से बायलैटरल ट्रेड बढ़ा के $10 बिलियन तक ले जाने की का अहद किया गया। ये कितनी अच्छी बात है पाकिस्तान के मफाद में। नहीं, मुझे एक मिनट शर्मिला साहिबा, गैस का मामला किस तरीके से हम कह सकते हैं कि मुतनाज़ा है या कोई चीज़ है? इसमें हम किसको डिस्टर्ब कर रहे हैं?
हम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं और क्या सवाल कर रहे हैं। आप उससे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि उसके ऊपर क्या मसला है, क्या मसला नहीं है। हमें तमाम अपने ताल्लुकात, मामलात, हालात देख के चलना पड़ता है। ईरान हमारा भाई है, हम कल्चरली, रिलीजियसली हम एक दूसरे के बहुत करीब हैं। हमें उनसे अच्छे ताल्लुकात करनी, और ईरान इज़ आवर नेबर, और हमारे 2 नेबर से ऑलरेडी हमारे कोई खातर खा को ख़ास ताल्लुकात नहीं है। इंडिया से भी ट्रेड करने की बात है तो बिजनेसमैन आज कह रहे हैं कि इंडिया से भी ट्रेड करो। अगेन उसके ऊपर भी पॉलिसी डिसीजन आना है, बिकॉज कोई गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई इसके ऊपर कोई पॉलिसी स्टेटमेंट डिसीजन नहीं है कि हमें नहीं पता कि क्या करना है, क्या नहीं करने जा रहे हो। देखिए बहुत सारे मसाइल हैं, सो मेनी इशूज, इन्फ्लेशन है, बेरोजगारी की दिक्कत है, इसका खात्मा करना है। शर्मिला फारूकी साहिबा, बसात एहतराम, जब हमारा ईरान के साथ मसला हुआ था तो फौरी तौर पे उनका वफ़द जब पाकिस्तान आया था तो उस वक्त बातें यही हुई थी कि ईरानी सदर दौरा पाकिस्तान करेंगे और जिसमें पाक ईरान गैस पाइपलाइन के ऊपर बात होगी। अब लोग तो फिर सवाल करते हैं कि एक तरफ डोनाल्ड लू ने बात की और उसके बाद इस दौरे में एलामिया जारी कर दिया गया, 10 निकाती एलामिया है, लेकिन पाक ईरान गैस पाइपलाइन की बात नहीं है। तो वो सवाल फिर हम किस से करें? देखिए ना, जो कंटेंशियस इश्यूज हैं उनको एक तरफ रखा गया है। देखिए मैं अच्छा चले, ये मैं बसद एहतराम इसमें एक चीज़ ऐड करता हूँ। अवामी तौर पे, अवामी अगर जज्बात को देखें तो अवाम जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करना चाहती, लेकिन आप ये समझते हैं कि मौशी तौर पे बेहतर है तो आप करना चाहते हैं। अब अवामी जज्बात के तौर पे ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का मुआहदा होना चाहिए। अब मुतनाज़ इशू तो वहाँ पे अवामी सतह पे भी बनता है ना। एक तो है आपका मुल्की सतह पे आप फॉरेन पॉलिसी पे क्या बात करते हैं, एक अवामी जो जज्बात है क्या उनको मजरू कर दिया जाएगा? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मेरी ख्वाहिश नहीं है कि इंडिया के साथ ट्रेड हो। ये मैंने आपको नहीं कहा, मैंने आपसे कहा कि बिजनेसमैन का ये जो वफद मिला था प्राइम मिनिस्टर से, उनका ये कहना था कि जी इंडिया के साथ ट्रेड करें, ताल्लुकात अच्छे बढ़ाएं, क्योंकि पाकिस्तान के मफाद में। अब जितने लोग उनकी उतनी राय ना, एहतराम तो करना पड़ेगा, लेकिन इस पर क्या फैसला होता है ये देखने वाली बात है। ये तो आगे जाके पता चलेगा प्राइम मिनिस्टर साहब इस पर क्या फैसला करते हैं। इसी तरीके से इंसान की ख्वाहिशात तो बहुत सारी होती है ना, लेकिन हर ख्वाहिश पे तो दम नहीं निकलता। कुछ ख्वाहिशात होती हैं जो बस ख्वाहिश ही रह जाती हैं, पूरी नहीं होती हैं। तो हमारी ये ज़रूर ख्वाहिश है कि जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा, इस खत्ते में पाकिस्तान के जो नेबर्स हैं जैसे इंडिया और अफगानिस्तान, उनसे हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं आज तक। अभी अफगानिस्तान के साथ भी इशू हुआ था, शुक्र है वो डी-एस्केलेट हुआ, लेकिन ईरान के सदर का आना एक खुशाइन बात है। हम चाहते हैं कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हो, ट्रेड हो, दीगर चीज़ें हो, लेकिन कंटेंशियस इसमें तो अच्छी बात है कि उन्होंने इस बार 10। अच्छा शर्मिला, अब आपने भी किसान की बात की, गंदम की बात की। किसान और गंदम जो है एजेंडा में 10 नुकाती जो उनका कम्युनिक जो आया है उसमें तो उसका जिक्र नहीं है, लेकिन जो फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन है उन्होंने उसका ज़रूर जिक्र किया है, तो कहीं ना कहीं बात तो उसके ऊपर हुई है। अच्छा, ये आपने भी किसान की बात की, बाकी किसान परेशान है, गंदम की बात की बाकी है। आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, बेशक हुकूमत के अंदर नहीं है लेकिन उनके इत्तेहादी हैं, तो क्या आप किसान की इस आवाज़ को लेकर आगे नहीं जा रहे? आपकी बात भी क्या नहीं सुनी जा रही? पीपल्स पार्टी ही है जिसने कौमी असम्बली के अंदर किसान की आवाज़ उठाई है। पंजाब वाले तो कुछ नहीं कह रहे थे, सिंध वालों ने ही आवाज़ उठाई है। सिंध वालों ने वो इसके ऊपर जो है एहतजाज भी किया है, और उसके ऊपर राना तनवीर साहब ने, जहाँ तक मेरी इतला है, जो हमें स्पीकर साहब ने बताया था कि उन्होंने बुला लिया था तमाम लोगों को जो उससे मुतासर हो रहे हैं कि आगे का क्या अमल होना चाहिए, किस तरीके से इम्पोर्ट को रोका जाए और क्या होना चाहिए, किस तरीके से किसान की मदद की जा सकती है सपोर्ट प्राइस के ज़रिए और दीगर चीज़ों के ज़रिए। तो बिल्कुल हम तो आवाज़ उठा रहे हैं, जहाँ जहाँ इश्यूज आ रहे हैं हम आवाज़ बिल्कुल उठा रहे हैं। उस आवाज़ पे अमल हो रहा है? शर्मिला साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, आवाज़ आ रही है। मेरे को उस आवाज़ पर अमल हो रहा है आपके एहतजाज पे? बिल्कुल हो रहा है जी। हमने तो अभी कराची के अंदर जो लोड शेडिंग के इश्यूज हैं उसके ऊपर भी आवाज़ उठाई है, और उसके ऊपर भी जो अवैस लगारी साहब जो वजीर हैं वो भी कराची गए हैं, और इस्लामाबाद में भी के इलेक्ट्रिक के जो करता धरता हैं उनसे बातचीत हुई है, तमाम चीज़ें हुई हैं। तो देखिए, जहाँ जहाँ आवाज़ उठा सकते हैं, कोई किसी तरह दाद रसाई कर सकते हैं आवाम की, वो हम कर रहे हैं। अच्छा शर्मिला फारूकी साहब, एक आखिरी सवाल, जब आप समझती हैं कि आप ही के कहने पे इक़दाम उठाए जा रहे हैं, तो सिंध हुकूमत ने सरकारी कीमत कितनी मुकर्रर की है गंदम की, और हदफ क्या रखा है उसकी ख़रीदारी का?
देखिए जी, गंदम की जहाँ तक सपोर्ट प्राइस है वो मुझे सिंध के बारे में तो ज़रूर पता है कि 4,000 रुपये है, पंजाब के अंदर 3,900 रुपीज़ है। लेकिन देखिए बात यह है, इस वक्त अगर आप DAP देखें तो 16,000 रुपये की एक बोरी है, ठीक है। यूरिया की प्राइसेस आसमान को छू रही हैं, डीजल की कीमतें आपको पता है। किसान तो बड़ी मुश्किलों से हल चला के यहाँ तक पहुँचा है और उसने काश्त की है। लेकिन अगर गंदम आपका सरप्लस पड़ा हुआ है गोडाउन के अंदर और बारदाना आपको मिल नहीं रहा हुकूमत की जानिब से, तो किस तरीके से फिर किसान कहाँ बेचे? गंदम की प्राइस गिर जाएगी, किसान तो बर्बाद हो गया ना। किस तरीके से मामला आगे चलेंगे? सपोर्ट प्राइस की सिर्फ बात नहीं है, गंदम खरीदना भी तो है ना, हुकूमत खरीदती है गंदम। लेकिन अगर आपने गैर जरूरी तौर पे इसको इम्पोर्ट करके रखा हुआ है, गोदानों में सरप्लस गंदम पड़ी हुई है और किसान की गंदम को खरीद नहीं रहा, तो ये तो आप मतलब कि आप सीधा सीधा कत्लेआम कर रहे हैं किसान का। एग्रीकल्चर को इस मुल्क में आप तबाह कर रहे हैं। अगर गंदम से किसान कमाएगा नहीं तो अगली काश्त कैसे लगाएगा? नुकसान उठा के तो अगली काश्त नहीं लगाएगा। आप तो इस मुल्क को फूड इनसिक्योरिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। किसान का कत्लेआम किया जा रहा है, जिम्मेदार कौन है? आवाज़ बुलंद की जा रही है और आवाज़ पे अमल दरामद किस हद तक होता है उसके लिए वक्त का इंतजार है। बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। सियासी मंजरनामे के बाद कुछ अवामी इशूज़ पे बात करते हैं। बहुत सी जगहों के ऊपर तामीराती काम होते हैं, लेकिन तामीराती काम करने में अक्ल का इस्तेमाल भी किया जाता है। अब किसी ऐसी जगह के ऊपर अगर आप कोई ऐसा इकदाम उठाना शुरू कर दें कि जहाँ पे आपको पीछे से सपोर्ट ना हासिल हो, तो उसका अंजाम क्या होगा? एक अस्पताल में जहाँ पर मरीज़ भी मौजूद थे, उस अस्पताल की छत को ऊँचा किया जाना था और नीचे कोई सहारा नहीं, कोई पिलर मौजूद नहीं था। कि इसी असना में कि छत जब ऊंची की जा रही थी तो वो छत धड़ाम से ज़मीन पर आके, अब उस छत के नीचे मरीज़ भी मौजूद थे, मरीज़ ज़ख्मी भी हुए। उसकी तहकीकात होने लगी कि इसके पीछे वजूहात क्या हैं, क्यों ऐसा इकदाम उठाया गया कि किसी सपोर्ट के बगैर छत को ऊपर किया जाना था। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें या परतें खुल के मंजर आम पे आई हैं। अब उन परतों में हकीकत क्या है, असल खबर क्या है, ये जानने के लिए हमने राबिता किया। अपने नुमाइंदा हैं गुजरात से शाहिद चौधरी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। शाहिद चौधरी, आप ये बताइएगा कि असल हकायक क्या मंजर आम पे आए हैं? क्या इस पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है? कोई अगर ज़ख्मी हुआ है तो ज़ख्मी की हालत कैसी थी तो उसके साथ ताउन क्या किया गया? ये बुध की ये सुबह ये अचानक जो है ना, ये अजीज भट्टी शहीद अस्पताल है, उसकी छत अचानक जो है ना वो नीचे गिर पड़ी। तो ये उस वक्त रीवैम्पिंग का जो अमल था ना वो निगरान गवर्नमेंट से ये जारी था, तो ताज़ीनो आराइश जो है ना वो भी की जा रही थी। तो अचानक से ये छत जो है ये नीचे गिरी और नीचे ये सर्जिकल जनाना वार्ड थी। तो नीचे चूंकि वो वार्ड उस वक्त चालू थी वो, और वहां पर मरीज जो वो थे दाखिल थे, तो उधर 3 जो मरीज हैं वो शहीद हो गए और 19 से जायद जो है वो जख्मी हुए। असल अगर इस पे बात की जाए तो ये बिल्डिंग जो है ये 1964 में अजीज भट्टी शहीद गुजरात का चूंकि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो 1964 में ये बिल्डिंग बनी थी। तो इसकी जो तामीर है वो हस्ताहाली का शिकार है। 50 साल जिनके 60 साल गुजर चुके हैं। तो इसके बाद जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से 4 माह पहले यानी कि दिसंबर में उनको एक नोटिस जारी किया गया हॉस्पिटल को कि आप अपनी बिल्डिंग को जो है डिमोलिश करें, नया बनाएं, क्योंकि इसकी मियाद खत्म हो चुकी है, हस्ताहाली का शिकार है। लेकिन निगरान गवर्नमेंट ने बजाय इसको दोबारा बनाने के इसके ऊपर 90 करोड़ रुपए की रीवैम्पिंग का अमल शुरू कर दिया, और उसका नतीजा हमें गुजरात वालों को कीमती जानें जो है वो जाया करने से उसका नतीजा भुगतना पड़ा है। क्या इस पे अब कोई एक्शन हुआ है? ये जो सारा मामला हुआ है इस पे कोई एक्शन हुआ हो, किसी ने कहो कि ये इतना बड़ा नुकसान हो गया? ये दो एक नहीं है, इससे पहले यासर आपको याद है सर्विस हॉस्पिटल की भी बिल्डिंग गिर गई थी। जी 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 अच्छे तरीके अभी नई तमीर बिल्डिंग हो रही थी। यहाँ पे तो एयरपोर्ट के इफ्तिताह वाले दिन छतों से पानी गिरना शुरू हुआ। तो ये क्या इस पे कोई एक्शन हुआ है? किसी ने पूछा है? कोई कमेटी नाम की ही कमेटी कायम हुई है? कुछ ऐसा मामला चला है?
जी बिल्कुल ऐसे हुआ है कि हादसे के फौरन बाद जो है वो 1 घंटे के बाद डिप्टी कमिश्नर गुजरात जो है वो वहां पर तशरीफ लाए हैं। जो 3 अमवात थी उन्होंने वो कम करके 1 अमवात कर दी है, क्योंकि उनको हादसे की सूरत में 25 लाख रुपया जो है वो उनको देना पड़ता था, वो जो उस हादसे में शहीद हुए हैं। तो जो 3 अमवात थी वो तो ऐनी शाहिदीन और हमारे मुताबिक थी, लेकिन सरकारी तौर पर 1 अमवात का जो है वो जिक्र किया गया और सिर्फ 12 जो है ना वो जख्मी है जिनको इमदाद बाद में दी गई है। तो शाम के वक्त जो सूबाई वजीर हैं, वजीर शाहिद आप एक बड़ा क्लेम कर रहे हैं, दूसरे हैं जो दोनों वहां पर तशरीफ लाए हैं। आप बड़ा क्लेम कर रहे हैं कि सरकारी सतह के ऊपर दी गई है, इन्होंने फॉर्मेलिटी आप कह रहे हैं कि सरकारी सतह के ऊपर 1 मौत की तस्दीक हुई जबकि आपके पास इत्तलात 3 अमवात की हैं। तो क्या वजह है कि वो जो 2 हैं उसके लवाहिकीन मंजर-ए-आम पे क्यों ना आ सके? 3 अमवात हुई हैं, आप साबित कर सकते हैं? इन्होंने उनको भेज दिया था। एक तो आज़ाद कश्मीर का जो था मोहम्मद अफजल, वो आज़ाद कश्मीर से था, चूंकि उन्होंने ये कहकर भेज दिया कि आपकी जो इमदाद है वो आज़ाद कश्मीर में वो करेंगे। एक मंडी बावलदीन की हाथों थी, एक डिंगा की थी। जो रिहायशी गुजरात की थी उसको तो 25 लाख रुपए का चेक दे दिया गया, लेकिन बाकी जो है उनके जो साथ में वर्षा थे उनको वापस भेज दिया गया मीडिया से बचा के, चूंकि मौके पर हम लोग पहले से उनके आपका गुजरात वैसे भी मीडिया के लिए ना तो वो शवाहिद जो थे वो हमारे पास थे। शाहिद साहब, आपका गुजरात वैसे भी मीडिया के लिए रेड जोन है, और गुजरात में मीडिया के साथ जो होता है वो मुझे पता है। आप भी बड़ी मुश्किल से वहाँ पे जर्नलिज्म करते हैं। चलें, ये एक बड़ी खबर है। आपको एक मजे वाली खबर बताऊँ? यहाँ पे तो एक बिल्डिंग गिर गई ना। हालांकि मैं हमारे जो इस वक्त मौजूदा वज़ीर सेहत है ना, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, उनके मुतालिक तो मैं हल्फन कह सकता हूँ वो बेईमान नहीं है, डेड ऑनेस्ट आदमी है। लेकिन मज़े वाली बात यह है कि उनकी छतरी के नीचे बहुत कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर सबकी छतरी के नीचे ही होता है। मज़े वाली बात है ये, अभी ना जब मैं ये स्टोरी करने लगा तो मुझे अभी जब हम कहा रहे तो मुझे एक बंदे ने ये एक भेजी है व्हाट्सएप पे ना। अच्छा, उस बंदे को मैं भी जानता हूँ, शख्स को। एक ना एक MS था मुंशी, बाग मुंशी रद्दा अस्पताल का ना, बाग मुंशी अस्पताल का, उसके खिलाफ 1.5 अरब रुपए की इंक्वायरी चल रही थी। हाँ जी, मुंशी के खिलाफ, मुंशी अस्पताल के खिलाफ। अच्छा, मुंशी MS मुंशी अस्पताल था, इफ्ता उसका नाम है, ये मुझे बता, अदनान कमर। अच्छा, ये बहुत बड़ी इनकी है, मेडिसन से लेकर हज। इसके खिलाफ 1.5 अरब रुपए की करप्शन की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। अब होता क्या है पता आपको? उसी इन्वेस्टिगेशन के जुमरे में उन्हें इनाम क्या मिला? उन्हें नवाज शरीफ अस्पताल को ख्वाजा सईद में MS लगा दिया गया। और जब वो वहाँ पे MS लग गए तो सुनने में आया कि यासिर साहब के जिसने उनके साथ तावन नहीं किया, उनको उन्होंने सज़ा के तौर पर रिपोर्ट बना के भेज दी। लेकिन मुझे यकीन है, चूँकि इस वक्त 2 ऐसे लोग जो हैं, ख्वाजा सलमान रफ़ीक और राजा मंसूर, ये 2 ऐसे लोग हैं जो मेरिट पे फैसले करते हैं, और ये मेरिट पे फैसला करेंगे। मैं ज़रा उन्हें कहूँगा गुजरात के साथ साथ ज़रा इधर भी नज़र मारिएगा, ज़रा इधर भी देखिएगा। अली जान नहीं, अली जान ही है ना सेक्रेटरी? अली जान साहब जो हैं वो सेक्रेटरी हैं, और राजा मंसूर साहब भी हैं। ज़रा कम से कम करप्शन को तो आप लोग ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि आप करप्ट नहीं हैं। तो अगर फिर भी कोई करप्ट आदमी किसी जगह लग के अपने आप को बचाने के लिए लोगों की कुर्बानियाँ देना शुरू करे तो वो भी देखें। और ये जो गुजरात अस्पताल में जो कुछ हुआ है, और एक अस्पताल की छत गिर गई, वहाँ पे लगने वाला पैसा उस ठेकेदार के खिलाफ की FIR नहीं होनी चाहिए? चौधरी साहब, इकदाम कोई उठाया गया, कोई डिसमिस हुआ किसी के खिलाफ, कोई FIR? जी, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए इन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी है जो है वो तश्कील दे दी है। तो उसमें जब सूबाई वजीर साहब ने यहाँ पर विजिट किया तो उन्होंने जो मौजूदा MS थे उनको मुअत्तल कर दिया। हालांकि उनकी ड्यूटी नहीं है कि वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट में उनका कोई किरदार नहीं है, लेकिन सियासी तौर पर उनको मुअत्तल कर दिया गया था। बाकी जो फाइलों में जैसे कि वो इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी जाती है, उसके बाद कुछ हासिल नहीं होता, अभी तक तो वही है। तो जो इमदाद थी वो भी दे दी गई है। लेकिन इससे बड़ा जो लम्हा फिक्री है कि गुजरात में ये 90 करोड़ रुपया रीवैम्पिंग के ऊपर लगा दिया गया। अगर ये 90 करोड़ रुपए से ये अगर बिल्डिंग नहीं बना लेते तो कम से कम 600 बेड का हॉस्पिटल ये तैयार कर सकते थे। लेकिन उन्होंने पुरानी ही हस्ता हाल बिल्डिंग के ऊपर ही रीवैम्पिंग की, और इसका नतीजा हादसे की सूरत में सामने आया। इसका नतीजा हादसे की सूरत में सामने आया, रीवैम्पिंग की गई उसकी। बहुत शुक्रिया शाहिद चौधरी इस हवाले से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल, अल्लाह के बाद।